टारगेट सल्यूट गाइस, आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 6 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेटोज से। हमने इसके पहले डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा था कि डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं, माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स। और माउंटेन्स के बारे में कंप्लीटली सब कुछ पढ़ लिया था। तो एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब डिफरेंट लैंडफॉर्म्स में एक इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है प्लेटोज। सो व्हाट आर प्लेटोज? ये होते क्या है? अ प्लेटो इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। बहुत ही सिंपल चीज है, फ्लैट लैंड होता है, एकदम फ्लैट होता है, लेकिन उठा हुआ होता है, एक हाइट पे होता है, उसको हम कहते हैं प्लेटो। तो ये एक तरह से एक फ्लैट टॉप टेबल जैसा होता है। जैसे आपके घरों में टेबल होती है ना, तो उठी हुई होती है, जमीन से ऊपर होती है और एकदम फ्लैट होती है ऊपर से। तो प्लेटो बिल्कुल वैसा दिखता है और अपनी सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होता है। और हो सकता है कि एक प्लेटो की एक साइड या एक से ज्यादा साइड बहुत ही स्टीप स्लोप वाली हो। हमने इससे पहले पढ़ा था कि स्टीप स्लोप क्या होता है, जिसको चढ़ना ज्यादा मुश्किल होता है, जो ऑलमोस्ट सीधा खड़ा हुआ होता है। सो हो सकता है कि एक प्लेटो की एक से ज्यादा साइड स्टीप हो। और प्लेटोज जो होते हैं ये अलग अलग हाइट के होते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि हर प्लेटो सेम हाइट का हो। कुछ प्लेटोज हो सकता है सिर्फ कुछ 100 मीटर्स की हाइट पे हो और कुछ हो सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स की हाइट पे हो। और जैसे कि हमने माउंटेन्स के केस में पढ़ा था कि माउंटेन्स कैन बी यंग और ओल्ड, उसी तरह से कुछ प्लेटोज हैं जो बहुत पुराने हैं, वो ओल्ड प्लेटोज हैं, और कुछ थे जो बाद में बने थे, सो दे आर रेफर्ड टू एज यंग प्लेटोज। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ प्लेटोज। वर्ल्ड के सबसे पुराने प्लेटोज में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटो हमारे इंडिया में ही है, विच इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेटो। ये इंडिया के सेंट्रल रीजन के अराउंड पाया जाता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटोज इन द वर्ल्ड। अच्छा, वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटो कौन सा है? द टिबेट प्लेटो विद अ हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर्स अबव मीन सी लेवल इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो हाइट बराबर नहीं है, 4000 to 6000। तो कुछ जगहों पे 4000 है, कुछ जगहों पे 6000 है। सो वेरिएबल हाइट है, लेकिन दिस इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द इंटायर वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लेटोज के कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारे प्लेटोज हैं। सो द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा। अब आप सोच रहे होगे ये 3 कंट्रीज में कैसे है? क्योंकि प्लेटोज बड़े होते हैं, लोगों ने कंट्रीज का डिवीजन किया ना, तो वो जो प्लेटो था, जो लैंडफॉर्म था, वो तो अपनी जगह पे है, उसी एरिया में 3 कंट्रीज का बॉर्डर आ गया। सो दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं कि द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो इज सिचुएटेड इन दीज 3 कंट्रीज। ऑस्ट्रेलिया में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटो है विच इज कॉल्ड द वेस्टर्न प्लेटो। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू यूजेस ऑफ प्लेटोज। प्लेटोज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि स्पेशली दे आर वेरी रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। प्लेटोज जो होते हैं वो एक ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और इसीलिए वर्ल्ड की काफी जो माइनिंग लोकेशंस हैं वो प्लेटोज में सिचुएटेड होती है, क्योंकि मिनरल्स ह्यूमंस के काम आते हैं और उन मिनरल्स को माइन किया जाता है, ग्राउंड से डिग करके निकाला जाता है। तो माइनिंग एरियाज के बारे में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इस बात को स्पेशली ध्यान रखिएगा और इस पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। अफ्रीकन प्लेटो इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। तो अफ्रीकन प्लेटो में क्या मिलता है? गोल्ड और डायमंड। क्या बात है ना, गोल्ड भी और डायमंड भी, अमेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट द छोटा नागपुर प्लेटो। ये तो इंडिया में ही है और यहाँ पे बहुत सारा आयरन, कोल और मैंगनीज मिलता है, तो यहाँ पे इसकी माइनिंग होती है। ठीक है, दूसरा यूज है लावा प्लेटोज जो होते हैं, दे आर रिच इन ब्लैक सॉइल। लावा प्लेटोज वो होते हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बने होते हैं, वोल्केनोज की वजह से ये प्लेटोज बने थे और इसीलिए वहां की जो सॉइल होती है उसको कहा जाता है ब्लैक सॉइल। और ये सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है, तो यहाँ पे कल्टीवेशन करना, फार्मिंग करना बहुत अच्छा होता है। और तीसरा यूज है प्लेटोज का कि प्लेटो एरियाज में बहुत सारी वाटरफॉल्स हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, लेकिन जब किसी प्लेटो पे पहुंचती है तो जब प्लेटो के एज पे आती है तो वो इतनी हाइट से गिरती है, क्योंकि आपको भी मालूम है प्लेटोज अपने सराउंडिंग एरिया से ऊंचे होते हैं। तो जब रिवर हाइट से गिरती है तो वहां पे क्या बन जाता है? वाटरफॉल। तो अगेन इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वाटरफॉल्स पूछे ही जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। द हुंड्रू वाटरफॉल्स जो सुबर्णरेखा रिवर है, वो छोटा नागपुर प्लेटो जो इंडिया में है, जब उसे क्रॉस करती है तो वहां पे वो हुंड्रू वाटरफॉल्स बनाती है। इसी तरह से शरावती रिवर जो है वो कर्नाटका में जॉग फॉल्स बनाती है। शरावती रिवर का नाम आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जॉग फॉल्स का दिया हुआ है, तो हम टारगेट ट्रेजर में आपको बता दे रहे हैं कि जॉग फॉल्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ शरावती रिवर। ठीक है, और सबसे लास्ट यूज है प्लेटोज का, दे आर गुड सीनिक स्पॉट्स। बहुत ही खूबसूरत होते हैं, अच्छा लैंडस्केप होता है और इसीलिए ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसी के साथ आते हैं हम नेक्स्ट लैंडफॉर्म पे, विच इज प्लेन्स।
प्लेन्स क्या होते हैं? These are large stretches of flat land which are generally not more than 200 meters above mean sea level. हम पहले पढ़ चुके हैं कि सी लेवल क्या होता है. वो लेवल होता है पूरे वर्ल्ड का जिस लेवल तक सी वाटर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, जहां तक सी वाटर होता है उसको पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है मीन सी लेवल. तो प्लेन्स की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि प्लेन्स फ्लैट होते हैं और इनकी जो हाइट होती है ये ऑलमोस्ट 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल से ज्यादा नहीं होती है. मतलब ये बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, मीन सी लेवल से ज्यादा ऊपर नहीं होते हैं. कुछ प्लेन्स कुछ ज्यादा ही फ्लैट एकदम लेवल होते हैं और कुछ प्लेन्स जो होते हैं वो थोड़े रोलिंग प्लेन्स होते हैं, अनड्यूलेटिंग प्लेन्स होते हैं. अनड्यूलेटिंग का क्या मतलब होता है? हम टारगेट इंग्लिश के अंडर में आपको बता देते हैं कि अनड्यूलेटिंग का मतलब होता है ऐसे वेव्स जैसे जेंटली ऊपर नीचे जाना. तो हल्का सा ऊबड़ खाबड़ थोड़ा वेव्स जैसे वो भी प्लेन्स होते हैं, पर मैक्सिमम प्लेन्स काफी फ्लैट होते हैं. प्लेन्स बनते कैसे हैं? हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड? दे आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. प्लेन्स को बनाने का जो मेन काम है वो रिवर्स करती हैं और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो करती हैं. कैसे? हम आपको एक चार्ट के थ्रू समझा देते हैं. रिवर्स जो होती हैं आपको मालूम है वो माउंटेन्स से नीचे आती हैं. तो जब वो माउंटेन्स से नीचे फ्लो कर रही होती हैं तो वो अपने साथ माउंटेन्स को इरोड कर देती हैं. इरोजन होता है, आप पढ़ चुके हो इरोजन क्या होता है. तो ये जो इरोडेड मटेरियल है जो माउंटेन से वो इरोड करके ला रही होती है वो अपने साथ कैरी करती हैं, अपने पानी के साथ कैरी करती हैं. इस इरोडेड मटेरियल में जनरली स्टोन्स होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, मतलब सॉइल होती है. इस लोड को वो कैरी कर रही होती है अपने पानी में और जहां जहां वो बहती जाती हैं अपने पूरे कोर्स में इस इरोडेड मटेरियल को वो डिपॉजिट करती रहती हैं और अपनी वैलीज में भी इनको डिपॉजिट कर देती हैं. तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं जो रिवर्स अपने साथ लेके आती हैं इनसे प्लेन्स बनते हैं. और बिकॉज ये जो इरोडेड मटेरियल होता है ये इतना फर्टाइल होता है, इससे जो सॉइल बनती है वो इतनी फर्टाइल होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. वहां पे कल्टिवेशन करना बहुत अच्छा होता है. तो अब इसी बात पे हम देख लेते हैं कि प्लेन्स का बेनिफिट और यूजेस क्या है. प्लेन्स जैसा कि मैंने कहा बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं और क्योंकि इतने फ्लैट होते हैं तो वहां पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना भी बहुत आसान होता है. पहाड़ों में रेलवे नेटवर्क बनाना कहीं ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू प्लेन्स पे बनाना, क्योंकि यहाँ पे लैंड ऑलरेडी फ्लैट है तो आपको बिल्डिंग में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. प्लेन्स ह्यूमन हैबिटेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एरियाज हैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस आसानी से अपना घर बना सकते हैं. ज्यादा फ्लैट लैंड अवेलेबल है घर बनाने के लिए और क्रॉप्स उगाने के लिए, कल्टिवेशन करने के लिए. और क्योंकि सॉइल इतनी फर्टाइल होती है तो जो लैंड है वो बहुत ही यूजफुल है कल्टिवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए. और इन्हीं सब रीजंस की वजह से प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड. इसका मतलब बहुत सारे लोग प्लेन्स में रहते हैं. यहाँ पे लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर लैंड फॉर्म्स. प्लेन्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. तो दो कॉन्टिनेंट्स हैं जो प्लेन्स के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका. फॉर एग्जाम्पल एशिया में जो इम्पोर्टेंट प्लेन्स हैं वो कौन सी रिवर्स बनाती हैं? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड यांगजी इन चाइना. और इंडिया में जो ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन बनता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द कंट्री. यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं तो दिस इज वेरी थिकली पॉपुलेटेड. और इसके साथ आते हैं हम अपने लास्ट पार्ट में, रिलेशन बिटवीन लैंडफॉर्म्स एंड पीपल. लोग इन लैंडफॉर्म्स पे, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पे अलग अलग तरीके से रहते हैं क्योंकि सारे लैंडफॉर्म्स एक दूसरे से अलग है तो वहां पे रहने का स्टाइल भी एक दूसरे से अलग ही होगा. जैसे कि माउंटेनस एरियाज में लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, हम पढ़ चुके हैं कि वहां पे रहना मुश्किल होता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड प्लेन्स में रहना आसान होता है, वो ज्यादा बेटर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं. अब लैंडफॉर्म्स में नेचुरल कैलामिटीज भी होती हैं और ह्यूमंस को उसके साथ भी डील करना पड़ता है. जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज होती हैं वो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस, स्टॉर्म्स, फ्लड्स. ये सब के सब जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं, लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं. लेकिन अगर इन कैलामिटीज के बारे में हमें थोड़ी अवेयरनेस होगी, लोगों को इनके बारे में समझाया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा, तो इन कैलामिटीज का रिस्क कम हो जाता है क्योंकि लोग बेटर प्रिपेयर्ड होंगे. ये जो लैंडफॉर्म्स हैं आपको भी मालूम है ये ह्यूमंस यूज करते हैं, लेकिन काफी बार इनका जो यूजेज होता है वो बहुत ही वेस्टफुल होता है. मतलब हम इनका पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पाते, काफी कुछ हम वेस्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक फर्टाइल लैंड पे घर बना दोगे तो क्रॉप्स कहाँ उगाओगे? आपने क्या किया, आपने फर्टाइल लैंड पे घर बना दिया तो जो बैरन लैंड है जिसको कल्टीवेशन के लिए नहीं यूज किया जाता वो तो ऐसे ही पड़ा है, वहां पे क्रॉप्स उग नहीं सकते. और जहां पे उगा सकते थे क्रॉप्स वहां पे तो घर बन गए. तो आपने एक तरह से लैंड जो भी बेनिफिट ऑफर कर रहा था उसको तो वेस्ट कर दिया ना हमने.
एक और गलत चीज करते हैं ह्यूमंस, जो है पोल्यूशन, लैंड और वाटर दोनों का। और ये जो गिफ्ट्स है नेचर के, ये लैंडफॉर्म्स आर एक्चुअली गिफ्ट्स ऑफ नेचर जो हमें दिए गए हैं, और हम इनको बहुत ही केयरलेसली यूज कर रहे हैं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे आने वाली जनरेशंस को भी हम एक बेटर लाइफस्टाइल दे पाएं, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज दे पाएं जो हमें मिले हैं। इसी से रेलिवेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है विच इज स्वच्छ भारत मिशन। इसके पीछे की थिंकिंग ये है कि हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ऑब्वियसली आप सेहत से तंदुरुस्त होंगे तभी आपका माइंड तंदुरुस्त होगा, और एक हेल्दी बॉडी के लिए एक क्लीन एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है, जैसे कि क्लीन वाटर, क्लीन एयर और हाइजीनिक सराउंडिंग्स, साफ सुथरी सराउंडिंग्स। ये सब आसपास सफाई होगी तभी आपकी बॉडी भी साफ रह पाएगी और तंदुरुस्त रह पाएगी। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जो एम करता है क्लीनलीनेस अचीव करना हमारी कंट्री में। ये बहुत ही अच्छी सोच है, और अगर हम सब इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, अपने आसपास सफाई मेंटेन कर पाए, जो हमें करना भी चाहिए, तो ये हम सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसी के साथ हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो गाइस, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो बनता है। हमें बताइए कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगती है। I'll see you guys next time with the next chapter. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.